सुस्वागतम सर्वेषां। आपके संस्कृत संरक्षणम चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थ भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, जो कि समास प्रकरणम का यह सूत्र है। इस सूत्र में पठित उदाहरण उपचर्मम की आज हम सिद्धि जानेंगे। चर्मणः समीपम उपचर्मम, अर्थात चर्म के समीप, चर्म के पास। तो सर्वप्रथम ये तो हो गया इसका लौकिक विग्रह। अब हम उपचर्मम का अलौकिक विग्रह देखेंगे। चर्मन गस उपसु, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से इसका अव्यय भाव समास कर लेंगे। फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से समास में जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट अव्ययम ये शब्द था, और अव्ययम इसमें कौन सा अर्थ लिया जा रहा है? समीप अर्थ लिया जा रहा है। तो यहाँ पर उप आ गया। उपसर्जनम पूर्वम लग करके यहाँ पर क्या हो रहा है? उपसर्जन जो पद है वह पूर्व में प्रयुक्त हो गया। पहले क्या स्थिति थी हमारी? चर्मन गस उपसु। अब क्या स्थिति हो रही है? उपसर्जनम पूर्वम से उपसु चर्मन गस। कृतदित समासाश्च, इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इस सूत्र से धातु प्रातिपदिक अवयव का सुप का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर गस और सु, इसका क्या होगी? लोप हो गया है यहाँ पे। अब स्थिति क्या है हमारी? उपचर्मन। अग्रे एक सूत्र आता है आपका नपुंसकादन्यतरस्याम, जिसका अर्थ यहाँ पर दे रखा है मैंने। जिसके अंत में अन हो और जो नपुंसक लिंग शब्द हो तो उस अव्ययी भाव से विकल्प से टच प्रत्यय होता है। अब चर्मन जो शब्द होता है यह नपुंसक लिंग होता ही है आपका। अव्ययी भाव समास है आपका, अंत में अन भी है। उपचर्मन में देखिए आप, अन है, ठीक है। तो अन होने के बाद क्या हो गया? विकल्प से हम टच प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय हमेशा परे आके बैठता है, तो यहाँ पर देखिए टच प्रत्यय मैंने परे में लिख दिया है, उपचर्मन, टच। अब हलंत्यम से चकार की संज्ञा कर देंगे हम, और चुटु से टकार की संज्ञा हो जाएगी। तो शेष क्या बच रहा है हमारा? यहाँ पे अ बच रहा है। अब क्या होगा? आगे क्या करना है इसमें? तस्य लोपः, एक संज्ञा का लोप हो जाता है, और अदर्शनम लोपः, लोप की अदर्शन संज्ञा हो जाती है। अब हमारे पास क्या शिष्ट रहा? ये शिष्ट है। उपचर्मन टच का है, यह प्रत्यय है आपका। नस्तद्धिते, नकारांत भ संज्ञक अंग की टी भाग का लोप होता है, तद्धित प्रत्यय के पर रहते। मैंने आपको भा संज्ञक भी बता दिया है कैसे भा संज्ञा होती है। यचिभम, ये सूत्र भा संज्ञा करता है। सर्वनाम स्थान भिन्न यकार आदि अजादि स्वादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अजादि प्रत्यय परे है, तो पूर्व की उपचर्मन इस पूरे पद की क्या हो गई है? भा संज्ञा हो गई है। अब भा संज्ञक के अंग के टी भाग का लोप करना है, तो हमें टी भाग जानना है। तो अचोन्त्यादि टी, यह सूत्र आके बताता है अचो के मध्य में जो अंतिम अच, वह अंत्य अच आदि है जिस समुदाय का, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो उपचर्मन में हम देखेंगे अंत्य अच कौन सा है? तो अन है। अन आपका अंतिम अच है, और अंतिम अच आदि है जिस समुदाय का। तो नकार जो हलंत है और ये दोनों मिलकर ही समुदाय बना रहे हैं यहाँ पे, और समुदाय हो गया तो समुदाय की टी संज्ञा हो गई। अब नस्त दीदे का यहाँ अर्थ देखें, नकारांत मिल गया, नकार अंत में था, भ संज्ञक पूरा उपचर्मन शब्द है, उसके टी भाग अन भाग है, उसका टी भाग क्या है? अन है, उसका क्या करना है? लोप हो जाता है तद्धित प्रत्यय के प्रत्यय। तो ये जो अ है, टच का जो अ है, यह तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि आपका नपुंसकादन्यतरस्याम, ये जो सूत्र है ये तद्धिता प्रकरण पे पढ़ा गया है। तो जिस कारण से उससे जो टच प्रत्यय हो रहा है वो भी तद्धित प्रत्यय ही कहलाता है आपका। तो
अनभाग इसका लोप हो गया। उपचर्म हलंत वाला और अशेष है। उपचर्म एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषा से क्या हो गया आपका, पुनः प्रातिपदिक मान करके हम इसमें सु लाएंगे, ये सु लाएंगे हम। अव्ययी भावश्च से क्या हो जाएगी, इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा हो जाती है। यह अव्यय भावश्च का अर्थ होता है। पश्चात अव्ययादाप सुपः, शुभ लोप की प्राप्ति हुई। अव्यय से उत्तर आपदाप सुप का लोप हो जाता है। लेकिन नाव्ययी भाव दत्तम तो पंचम्याः यह शुभ लोप का निषेध करेगा और सु के स्थान पर यह अम आदेश कर देगा। पश्चात में अमी पूर्व यह सूत्र लगकर पूर्व रूप एक आदेश होकर के उपचर्मम बन जाएगा। अब हम आगे की सिद्धि देखेंगे। अब आगे आपको क्या करना है, मैंने इसमें देखिए पहले ही आपको बताया था कि ये क्या हो रहा था, यहाँ पे विकल्प से टच प्रत्यय हो रहा था। तो जिस पक्ष में टच प्रत्यय नहीं होगा, टच अभाव पक्ष को देखेंगे यहाँ पे। चर्मणा समीपम उपचर्मम चर्मन गस उपसु, वही आप सब अव्ययभाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से आप उपसर्जन संज्ञा करेंगे। उपसर्जनम पूर्वम होकर के आपका उपसु चर्मन गस कृतदिता समासाश्च से प्रातिपदी संज्ञा सुपु धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाएगा। एक देश विकृतम से पुनः आपका उपचर्मन सु आएगा। अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अव्ययाद आप सुपा से सुप का लोप हो जाएगा। अब आएगा न लोप प्रातिपदिकांतस्य। तो जिस पक्ष में टच नहीं आया है तो उसमें क्या आएगा, न लोप प्रातिपदिकांतस्य। या बोलते प्रातिपदिक, ये आपका प्रातिपदिक है। कैसे प्रातिपदिक है आपका, कृत्यतित समासाश्च, इसने आपकी प्रातिपदिक संज्ञा की थी। तो प्रातिपदिक होने से प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार का लोप हो जाता है। यह कौन बोलता है, न लोप प्रातिपदिकांत से, यह सूत्र बोलता है प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार का लोप हो जाता है। तो न जब लोप हो जाएगा इसका तो उपचर्म यह आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये पक्ष कौन सा है आपका, विकल्प से जहाँ टच प्रत्यय नहीं हो रहा है वहाँ का पक्ष है ये। और ये कौन सा आपका पक्ष था, जिस पक्ष में टच प्रत्यय हो रहा था। और ठीक इसी प्रकार ही आपका उपसमिधम, यह भी सिद्ध करेंगे। उपसमिधम समिधा समीपम उपसमिधम, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें एक नया सूत्र पूर्वत आप सब कुछ कर लेंगे। समिधा के समीप, समिधगस उपसु अव्ययभाव समास, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व में आके बैठ जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अवयव सुप का लुप हो जाएगा। समय उपसमिध, जब ये स्थिति रहेगी तब झया सूत्र आएगा। झया सूत्र क्या कहता है, झयंत अव्यय भाव समास विकल्प से समासांत टच प्रत्यय होता है। अव्यय भाव समास है। झयंत कैसे है, झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके, झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ ध, और क्या होता है आपका, जब है घड़धश, जब गढ़दश, खफ चटत चटत कपय, यहाँ तक आपके सारे झयंत प्रत्याहार हैं ये। तो झयंत में ध आता है, जैसे झ भ घ ढ ध, तो ध हमें यहाँ मिल गया है। यहाँ पे ध मिलने से क्या हो गया, झयंत हो गया। और समासान टच प्रत्यय हम विकल्प से करेंगे, तो यहाँ पर हम टच प्रत्यय को लेकर के दिखाएंगे। टच हो गया उपसमिध टच, पूर्ववत इत संज्ञा होकर के उपसमिध उपसमिध अदर्शनम लोपा हो गए। एक देश विक्रम पुनः सु लाएंगे। अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा, अव्यय दाव सुप लोप की प्राप्ति, नाव्यय भाव तत्म से अम आदेश हो जाएगा सु को उपसमिध, ये रूप आपका सिद्ध हो जाएगा। अब इसके हम अभाव पक्ष को भी देख लेते हैं, जहाँ पर हमने टच का अभाव किया है। समिधा समीपम उपसमिधम, समिध गस उपसु, पूर्व सारी सिद्धियां होकर के उपसमिध, जिस जहाँ देखिए आपका अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय दाव सुपा से सुप का लोप हो जाएगा। झलाम जशो अंते, यह नया सूत्र इसमें प्रयोग करेंगे इसको हम उपसमिध। इस स्थिति में झलाम जशोंते क्या कहता है, झलो को जश हो जाता है पदांत में। पदांत है, झल है, अंतिम में ध आपका क्या है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है।
जश हो जाता है, जश अर्थात तृतीय अक्षर। धकार कौन से वर्ग में आता है? तो त वर्ग में आता है। त वर्ग का तृतीय अक्षर कौन सा? त, थ, द, इसलिए यहाँ पर द हो गया। झल को ध अर्थात चतुर्थ अक्षर, झल मतलब चतुर्थ अक्षर होता है, झल मतलब चतुर्थ अक्षर, ठीक है। और जश मतलब तृतीय, तो झ ध त थ द ध, ध आपका चतुर्थ था, उसको जश हो गया अर्थात तीसरा अक्षर हो जाएगा त थ द, तो द हो जाएगा आपका पदांत है, तो पदांत झलों को जश हो गया है। अब पुनः आपका एक सूत्र आता है वावसाने। वावसाने क्या कहता है कि अवसान में, अवसान मतलब क्या होता है? विरामो अवसानम, जहाँ विराम हो जाता है, उपसमित के बाद कुछ भी नहीं है, तो क्या है वहाँ पर? विराम है ही, ठीक है। तो अवसान में झलों को, झल था को विकल्प करके चर आदेश होता है। और चर मतलब यहाँ क्या लेते हैं? पहला अक्षर, ठीक है। झल आपका चतुर्थ था, जश आपका तृतीय है, और चर मतलब प्रथम अक्षर। तो का पहला वर्ण कौन सा होता है? त होता है। तो यहाँ पर झलों को विकल्प करके चर आदेश होता है, त थ द। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए, द को त हो गया है। और विकल्प करके होगा तो एक पक्ष में उपसमित और एक पक्ष में आपको उपसमित, ये दोनों ही रूप दिख जाएंगे। लेकिन आपकी उदाहरण में सिर्फ उपसमित है, तो आप वावसाने लगा करके सिर्फ एक पक्ष को यहाँ दिखाएंगे। अस्तु, आगे मिलेंगे नई सिद्धि के साथ। जिन भी लोगों को व्याकरण में रुचि है उन सबको जोड़िए। यह कक्षा आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। जिनको भी समस्या आती है सिद्धि में, वो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपके सारे समाधान हो सकें। अस्तु, धन्यवादः।